करेंसी जो है भारत की करेंसी, उससे चिन्ह है। वो चिन्ह तमिलनाडु सरकार द्वारा बदला गया है। अभी जो बजट उन्होंने पेश किया, उस बजट में तमिलनाडु सरकार ने जो अपना करेंसी है, भारतीय करेंसी, उसका चिन्ह बदला और एक विवाद है। अब इस विवाद पर चर्चा करेंगे। तमिलनाडु के युवा मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, इन्होंने अर्थमंत्री थंगम थिन्नारासु, इनके माध्यम से अभी 2025 का भारतीय अर्थसंकल्प, उनका उनका राज्य का अर्थसंकल्प हाउस में साझा करते समय भारतीय करेंसी जो है उसका राष्ट्रीय चिन्ह और बदल कर उनकी जगह तमिल रुपये का जो पहला अक्षर है वो चिन्ह उन्होंने अर्थसंकल्प में साझा किया, तब उन्होंने डाला। उस पर अभी विवाद हो रहा है। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार द्वारा मृदा संघ पुनर्रचना का जो प्रारूप साझा किया गया है, उसका प्रतिक्रियात्मक विरोध तमिलनाडु कर रहा है। भारत के विविध राज्य भी इसका विरोध कर रहे हैं। तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष, या तमिलनाडु भाजपा भी बोल सकते हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री की वो कृति राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय एकता के विरोध में एक कदम बताया है। वही तमिलनाडु ने के डीएम के द्वारा इस प्रकार चिन्ह बदलाव करने में बंदी होने का कोई नियम है क्या, ये पूछ रहा है। यह बड़ा, एक कहते हैं राष्ट्रीय एकता अखंडता, भाजपा कहती है राष्ट्रीय एकता अखंडता में अखंडता के लिए खतरा है, तो वही कहता है डीएम के कि ऐसा चिन्ह बदलने के बारे में कोई नियम है या नहीं। तो ऐसा विरोध चल रहा है। ये प्रतीकात्मक विरोध, उनका प्रतीकात्मक जो भारत सरकार ने मृदा संघ पुनर्रचना जो की है उसका वो प्रतीकात्मक विरोध कर रहे हैं। ये उचित है या नहीं है, इस पर भी हमें चर्चा करना है। क्या वो देशद्रोह माना जाएगा, ये भी सवाल है। साथ ही हमें ये भी समझना पड़ेगा कि दमोह आंदोलन की जो लोकप्रिय नेता ईवी रामास्वामी नायर, उन्होंने 1944 में सच्ची रामायण ये किताब लिखा था। 1944 की बात हो रही, भारत आज़ादी होने के पहले। और उन्होंने जो रामायण को भी उन्होंने इस माध्यम से चैलेंज दिया। वो जो सच्ची रामायण है रामास्वामी नायकर, इनकी हिंदी इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन हुआ है, बड़ी चर्चित पुस्तक रही है। इसमें राम और अयोध्या को उन्होंने अस्तित्व राम का उन्होंने अस्तित्व माना नहीं है, और अयोध्या में राम हुआ ही नहीं, ये अयोध्या में राम का जन्म हुआ नहीं, ये बात भी उन्होंने कहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उस किताब पर बयान लाया, बंदी लाया, और जितनी कॉपी छपी थी सच्ची रामायण की सब कॉपी उन्होंने जब्त किया। तो उत्तर प्रदेश के जो नायकर के पे जो व्यक्ति थे जिन्होंने किताब छपाई थी, वो न्यायालय देखे इलाहाबाद न्यायालय में। इलाहाबाद न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार का जो बंदी नियम ये था, बंदी लाई हुई कार्रवाई को उन्होंने गलत बताया। तो उत्तर प्रदेश सरकार सर्वोच्च न्यायालय में गई। सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश VR कृष्णाय्यर, इनकी अध्यक्षता में PN भगवती और सैयद मुर्तजा फजल अली, इन तीन न्यायाधीशों के खंडपीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय सही माना और उत्तर प्रदेश सरकार की हार हुई, और जो किताब सच्ची रामायण की जो बंदी लाई गई थी वो बंदी उठाई गई। इसका मतलब राम का अस्तित्व उस न्यायालय ने राम का अस्तित्व को उन्होंने एक प्रकार से स्वीकृति दी है। अब सवाल हो रहा है कि 2014 द्वारा
उसके बाद में फिर भी वो उन लोगों ने राम जन्मभूमि का केस कोर्ट पे डाला। राम जन्मभूमि वो जो इशू है वो कोर्ट में थी दूसरी, ये तो पहले हो गया, सच्ची रामायण का इशू हो गया, फिर भी दूसरा केस इन्होंने राम जन्मभूमि के लिए डाला है। तो जो 5 न्यायाधीश की जो पीठ है, जो रंजन गोगोई सर न्यायाधीश, इनकी अध्यक्षता वाली पीठ में अशोक बोबड़े, अशोक भूषण, शरद बोबड़े, अशोक भूषण, धनंजय चंद्र, यस अब्दुल नजीर, इन 5 खंडपीठों ने प्राइमा फेसी कुछ भी नहीं दिखाई दिया और बगैर प्राइमा फेसी भावना के आधार पर राम जन्मभूमि का निर्णय दिया। इस संविधान को संवैधानिक नहीं माना जाएगा, असंवैधानिक माना जाएगा। दूसरी बात, 2024 में ब्राह्मण जो संत है, तो प्रयागराज में 501 पेज के जो अखंड हिंदू राष्ट्र संविधान बनाया गया है, क्या ये देश का एकता अखंडता में बाधा नहीं डालता है? जो न्यायालय, जो ऊपर का न्यायालय का निर्णय है कि राष्ट्रीय एकता अखंडता में बाधा नहीं डालता, तो ये चीज़ों को भी हमको समझना होगा। तो भारतीय संविधान का सम्मान कहाँ दिखाई पड़ रहा है? ये लोग तो मनमानी कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं। और मोहनदास गांधी के शब्दों में भारतीय राजनीति को वैशाल्य कहा है। मोहनदास गांधी हो, संघ के सुदर्शन हो, प्राचीन विद्वान भर्तृहरि हो, इन्होंने भारतीय राजनीति को वैशाल्य कहा है। यह अभी जो राजनीति दिख रही है वो वैशाल्य राजनीति हम कह सकते हैं उनकी भाषा में। तमिलनाडु सरकार के करेंसी राष्ट्रीय चिन्ह बदलने का हम कभी भी समर्थन नहीं करते, हम समर्थन कभी नहीं कर सकते। और दूसरी बात क्या है कि ब्राह्मण वाली जो लोग हैं, सरकारें, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा, उनके ऐसे कई निर्णय हैं जिन्होंने देश हित में निर्णय नहीं लिया। उसका एक उदाहरण भारतीय करेंसी पर पहले अशोक चिन्ह जो था, राज्य मुद्रा थी, और बड़ी थी, और राज्य मुद्रा को बहुत छोटा कर डाला और मोहनदास गांधी को बड़ा कर डाला। मोहनदास गांधी आज़ादी के नेता सेनानी हैं, इसको हम इग्नोर नहीं करते। उसके साथ भी कई ऐसे महान लोग थे जिन्होंने भारतीय आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया। ऐसे कई क्रांतिकारी भी हैं। इन सबको भी अन्याय नहीं होगा। गांधी को तुम इम्पोर्टेंस देते हो, बाकी को छोड़ते हो, तो वो अन्याय नहीं होगा। तो फिर ये अन्याय होने के बदले उनको, गांधी को भी नहीं रखना चाहिए, उन सभी को रखना पड़ेगा। ये नहीं पॉसिबल, तो एक ही आदमी को क्यों हम नायक बना रहे हैं? और राष्ट्रीय चिन्ह को हम बड़ा, जो राष्ट्रीय चिन्ह सबसे बड़ा चीज़ होती है, राष्ट्रीय चिन्ह ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, बड़ी अहम चीज़ होती है। अगर हम इसे छोटा करते हैं तो हम देख ही रहे हैं हमारे भारतीय रुपये का मूल्य दिनों दिन घटता जा रहा है, क्योंकि तुमने जिस ढंग से अपने राष्ट्रीय चिन्ह का अनादर किया है, उसका तुमको यहाँ दिखाई पड़ेगा। तुमने जो राष्ट्रीय चिन्ह का अनादर किया है उसका फल हमें दिखाई पड़ेगा, रुपये का जो अवमूल्यन हो रहा है। उसके साथ ही पोस्ट खाते ने जो पोस्ट कार्ड हो या अंतर्देशीय पत्र, इनलैंड लेटर, उसके ऊपर भी जो अशोक का चिन्ह राज्य मुद्रा थी वो हटा दिए। इस प्रकार का जब हमारे अपने राष्ट्रीय चिन्ह से अपमान कर रहे हैं, तो इससे हम क्या कहना चाहिए? जिस राजा के नाम से देश को पूरे विश्व में गर्व है, और सम्राट अशोक की ये भूमि है। और यहाँ महात्मा गांधी जयंती लेके, रामनवमी से लेकर सब 10 छुट्टी होती है। और जिस आदमी के कारण इस देश की गरिमा बढ़ी है, इस देश का, इस भारत देश सम्राट अशोक का रहा है, उनकी जयंती मनाई नहीं जाती, ना अवकाश होता है, या ये आयुष्मान प्रमोशन नहीं है। ऐसे कई बार एग्जाम बोल सकते। इस संदर्भ में मेरी जो संगठन है सिविल राइट प्रोटेक्शन सेल, इसने शासन को लेटर लिखा
मांग की कि समाज बच्चों की जयंती मनाई जाए, सरकारी अवकाश घोषित किया जाए। तो सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसे हम क्या कहें। तो दूसरे तो में ये ब्राह्मण व्यवस्था की कुनीति ही कहना होगा। धम्मपद में एक ऐसी गाथा है जो बाल वज्ञ में बताई गई है कि अगर हम गलत काम करते तो उसका परिणाम भी गलत, उसका असर उसका असर भी सही नहीं दिखाई पड़ता। तो धम्मपद की गाथा बताना चाहूँगा बाल वज्ञ की। नतं कामं कत्वं साधु यं कत्वा अनुतपस्थिति यस्य असुमुखो रोदन विपाकं पट्टी सेवती। अर्थात उस कार्य को कभी नहीं करना चाहिए जिसे करके पछताना पड़े। हमें वो ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिसे हम पछताना पड़े और जिसके फल को रोते हुए हमें भोगना पड़े। हमने भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा का अपमान किया है, ऐसा काम किया है, इसको हमको पछताने की नौबत आई पड़ी है। रुपये का अवमूल्यन हो रहा है, इस संदर्भ में समझना होगा। तमिलनाडु के तुत्तुकुट्टी जिले में शिवगलाई और किदारी ग्राम परिसर में उत्खनन किया गया है। वहाँ 32 साल पुराना हमें 32 साल पुरानी एक सभ्यता मिली है जो सिंधु घाटी सभ्यता सदृश सभ्यता है। साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता में स्टेपी चारवाहा एक रशिया का एक समुदाय है जो भारत में आने की बात की जाती है। तो वो ब्राह्मण वर्ग, आज का ब्राह्मण वर्ग जिसे हम कह सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें जो स्टेपी चारवाहा की कोई डीएनए मिला ही नहीं। इसका मतलब आर्य भारत में उस काल में आए नहीं है, सिद्ध हो रहा है। और डीएनए मिला नहीं है स्टेपी चारवाहा का, और इसलिए और स्टेपी सिंधु घाटी सभ्यता में तमिलनाडु में दिखाई पड़ रही है। तो जो द्रविड़ लोग हैं उनका कहना है कि सिंधु घाटी के लोग द्रविड़ मूल के हो सकते हैं। जो द्रविड़ लोग हैं वो सिंधु घाटी के लोग द्रविड़ मूल के हो सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। और इसलिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन इन्होंने उत्खनन को देखकर सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है जो पढ़ेगा उसको $1 करोड़ देने की घोषणा की है। यानी 80,000 रुपया भारत का 80 करोड़ रुपया दे रहे हैं। $1 करोड़ देने की बात कर रहे हैं अगर कोई सिंधु घाटी का लिपि पढ़ेगा तो, समझा के देखेगा तो। ये बहुत बड़ी घोषणा है। इसका मतलब भारतीय रुपये में वो 80 करोड़ रुपये देने की वो उन्होंने घोषणा की है। ऐसी घोषणा भारत सरकार ने नहीं की है। इस कारण भी भारत सरकार ने यह घोषणा क्यों नहीं की ये भी हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग का अस्तित्व नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई संदर्भ नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो वहाँ बुद्ध जो पहला बुद्ध है उनका संदर्भ दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद भी जितना ही हमको उत्खनन हुआ है वहाँ बुद्ध ही दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे कुछ संदर्भ होते हैं तो इनको जो ब्राह्मण जो इतिहास है वो झूठ दिखाई पड़ रहा है। और दूसरी बात क्या हो रहा है कि रामास्वामी नायक के जो द्रविडियन लोग हैं, तमिलनाडुयन लोग हैं, वो रामास्वामी नायक इनके ऊपर रामास्वामी नायक का इनका बहुत प्रभाव दिखाई पड़ता है। और जो स्टालिन है इन्हें भी पता है, जो इन्होंने एक संदर्भ दिया ब्राह्मण वर्ग ने कि भाई ये जो रुपया का सिंबल है और तमिल के जो द्रविड़ नेता है उनके जो लड़के हैं अपना उदय कुमार धर्मलिंगम इन्होंने बनाया है। तो वो उनका अपमान कर रहे हैं। अपमान का यहाँ सवाल नहीं आ रहा है। यहाँ सवाल उनकी संस्कृति, वो जानते हैं उनकी संस्कृति क्या है। जो मुख्यमंत्री है तमिलनाडु के स्टालिन, वो भी जानते हैं कि वो जो सिंबल बनाया गया उनके राज्य के जो नेता थे, द्रविड़ नेता, उनके सुपुत्र ने बनाया है। ये इशू शक्ति का प्रतीक है
केंद्र सरकार और भारत सरकार के, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ये जो विवाद इसका जो विवाद हो रहा है उसका वो आंदोलन स्वरूप है, जिसका आप समर्थन नहीं करेंगे। फिर भी भारत सरकार को भी अपनी नीतियाँ बदलना पड़ेगा, जिसके कारण देश की शांति, एकता, अखंडता, शांति भंग होती है, एकता अखंडता में चोट पहुँचती है और विभिन्न राज्य लोग गैर भाजपा शासित राज्य उसका विरोध कर रहे हैं। तो भारत सरकार ने भी अपने कदम पीछे हटाना चाहिए, मिलजुल कर लेकर बैठकर काम करना चाहिए, क्योंकि सभी राज्य ये सार्वभौम है। जैसा केंद्र सरकार सार्वभौम है तो सभी राज्य भी सार्वभौम है। हमें भारत में भारत की जो सत्ता है सार्वभौम रखकर, शांति सौहार्द रखकर निर्णय लेना होगा, यही देश हित में होगा, कदम होगा। इसी साथ में शब्दों को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम।